हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 जो एक्ट नंबर 20 है ऑफ 1958 का और जो इनैक्ट हुआ है 16 मई 1958। इसमें टोटल 19 सेक्शंस हैं। इस एक्ट को लाने का मेरा बेसिक पर्पस यही है, जो अभी बिगनर्स हैं, जिन्हें अभी लॉ के बेसिक उनका अभी क्लियर नहीं है, ना कमांड है लॉ के अंदर, तो उनके लिए हर एक वर्ड को, हर एक सेक्शन को, क्रिमिनल लॉ हो चाहे वो सिविल लॉ हो, इस चैनल के अंदर मैं ये चाहती हूँ सारे लॉ को मैं कवर करूँ और साथ ही साथ उनको डीपली समझाऊँ, उनके वर्ड्स को, इसका मीनिंग क्या है इस लॉ के अंदर, मतलब किसी एक्ट को जो मैं पढ़ाने जाऊँगी उस एक्ट में उसका क्या बेसिक नीड है, क्या उसका ऑब्जेक्ट है, वो क्यों आया वो एक्ट, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सेक्शन क्या कहना चाहते हैं और सेक्शन के इंटरलिंक कैसे किया जाए और उन्हें कैसे इजीली याद किया जाए। ये सबसे एक छोटा सा एक्ट है और इंटरेस्टिंग एक्ट है, इसलिए मैंने सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट को ही चुना है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है, आगे आप ज़रूर समझ जाएंगे कि मेरा इंटरेस्टिंग बोलने का क्या मतलब था। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन कहता है, दिस एक्ट अप्लाई ऑन अ कन्विक्टेड पर्सन ओनली। ये हमेशा याद रखिए, जब भी कभी एमसीक्यू आता है, जब हम आरजेएस की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेज होता है प्रीलिम्स के अंदर हर एमसीक्यू पैटर्न होता है। तो हर एक क्रिमिनल एक्ट हो या माइनर हो, हर एक एक्ट के अंदर क्वेश्चन ऐसे अराइज होते हैं जिससे आपको टू द पॉइंट ही होते हैं या कभी कभी कहना केस बेस भी होते हैं, पर हमें उस चीज़ की बेसिक नॉलेज को ज़रूर होना कंपलसरी है, क्योंकि हम एक लॉ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, छोटी बात नहीं है। ये एक्ट कहता है ये सिर्फ़ और सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, कन्विक्टेड पर्सन पर ही, ना कि जो अंडर ट्रायल चल रहा है, जिसका भी एग्जामिनेशन बाकी है, एविडेंस लेने बाकी नहीं, उनके ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कन्विक्टेड पर्सन। कन्विक्टेड पर्सन मीन्स जहाँ ये सिद्ध हो चुका है, कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ आपने ये अपराध किया गया, आपने ये अपराध किया है, इसके लिए आपको ये सज़ा दी जाती है या कोई फ़ाइन भरना होगा, ये कुछ वो कोर्ट के ऊपर डिफाइन करता है कि उसने कौन सा एक्ट किया, मतलब कौन सा ऑफेंस किया है। ये इंटरेस्टिंग एक्ट इसलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन अराइज होता है, कौन सा ऐसा एक्ट है जो कन्विक्टेड पर्सन को जेल से बचने का एक बेनिफिट देता है। तो द प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट ही एक ऐसा सिंगल एक्ट है जो कन्विक्टेड पर्सन को जेल से बचने का एक चांस देता है, जो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम मिलता है। मतलब कहने का मतलब है लाइफलाइन। जैसे हम लाइफलाइन की बात करते हैं कि आपको ये लाइफ में एक बार ही मिलेगा, अगर ये आपने वापस रिपीटेड करा ऑफेंस को, रिपीट करते जा रहे हो और ये सोच रहे हो मुझे प्रोहिबिशन का बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं, ये लाइफ में सिर्फ एक बार ही मिलेगा। अगर कोई एक्ट जो सेक्शन 3 के अंदर हम पढ़ेंगे, जो उसमें सेक्शन में बताए गए हैं, अगर आप ये ऑफेंस करते हैं या 2 साल से कम के जो ऑफेंस किए जाते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसके अंदर कोर्ट चाहे तो आपको जेल से बचा सके, मतलब कोर्ट चाहे तो आपको जेल भेज भी सकता है और कोर्ट चाहे तो आपको एक बॉन्ड इशू करवा के आपको रिलीज़ कर सकता है जेल से बचने के लिए, आपको जेल ना भेजें। अब ये एक्ट कहता है, एन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रिलीज़ ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोहिबिशन। क्या करे, एक तो उसको रिलीज़ कर दे प्रोहिबिशन पे, और दूसरी बात, और यहाँ वर्ड लिखा है और एंड बोथ मे और शैल में एक इंग्लिश क्लास नहीं चल रही है, बट हाँ जो लॉ पढ़ते हैं उन लॉ स्टूडेंट्स को ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि कहाँ पर और यूज़ हुआ है, एंड यूज़ हुआ है, कहाँ शैल यूज़ हुआ है और कहाँ मे। क्योंकि जब भी एमसीक्यू आते हैं उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक सेक्शन के अंदर पनिशमेंट है जहाँ पर इम्प्रिजमेंट भी दिया जा रहा है और साथ साथ में उससे फ़ाइन भी लिया जा रहा है, या और कोई ऐसे पनिशमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन से ही उसको छोड़ दिया जाता है, फ़ाइन पे करेगा और उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये एक एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई सेक्शन है उसमें बोला गया है क्या इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट में इम्प्रिजमेंट और फ़ाइन है, इम्प्रिजमेंट एंड फ़ाइन है या बोथ। तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इम्प्रिजमेंट एंड फ़ाइन था, बोथ था या सब थे, क्या था। इसलिए हमेशा ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जब भी और एंड बोथ मे शैल है तो हम उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, हमारी बैकग्राउंड को हमेशा साथ में लेके बैठिएगा। जब भी कोई भी आप सेक्शन पढ़ते हैं उसको अंडरलाइन करते जाइए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको जब आप रिवाइज़ करें तो आपको बहुत बेनिफिट हो। ये कहता है, और आफ्टर ड्यू एडमोनिश एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयरविद,
क्या करे, या तो उसको ऑफेंडर को प्रोबेशन का बेनिफिट दे के रिलीज़ कर दे, या फिर डू एडमॉनिश। एडमॉनिश का मतलब होता है डांट फटकार के उसको छोड़ देना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 मैंने डायरेक्ट सेक्शन 3 इसलिए लिया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, मतलब इसका क्या नाम है, एक छोटा सा, उसका नाम हमको पता है, द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। और एक्सटेंड, ये कहाँ एक्सटेंड होता है वो, और इसका कमेंसमेंट क्या है वो, ये तो आपको पढ़ते ही समझ में आएगा। और सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन की बात करता है, जिसके अंदर कोड की डेफिनेशन बोली, जहाँ पर ये बोला है यहाँ पर CRPC अप्लाई होगी। कोड का मीनिंग होगा द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और ऑफेंडर की डेफिनेशन, प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है। प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन हम सेक्शन 13 के अंदर भी आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं वो उसको वहाँ कवर कर लूँगी। और साथ में प्रिस्क्राइब की मीनिंग दी गई है, इसलिए मैंने सेक्शन 2 नहीं लिए। अब सेक्शन 3 जो मेन सेक्शन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट स्टार्ट माना जाता है, मीन्स इसका बेसिक सेक्शन जो स्ट्रॉन्ग है, बेसिक सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5, ये कंटिन्यू करके 19 तक। तो सेक्शन 3 कहता है द पावर ऑफ अ कोर्ट टू रिलीज सर्टन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमॉनिश। कब पावर, कोर्ट के पास पावर है कि उसे एडमॉनिश करके, मतलब उसे डांट फटकार के ही छोड़ देना, इंस्टेड ऑफ उसको जेल भेजना, उसे सिर्फ डांट फटकार के छोड़ देना। जिसमें व्हेन एन पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर IPC। यहाँ IPC के सेक्शंस दिए गए हैं, जिसे हमें हमेशा अंडरलाइन करके रखना चाहिए और बाय हार्ट उसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि MCQ में ज़रूर डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन पूछा जाता है। सेक्शंस काफ़ी सारे आपको दे दिए जाएंगे, फिर उनमें पूछा जाएगा कि सेक्शन 3 का प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सेक्शन कहता है 379, 380, 381, 404 और 420। और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ अंडर IPC। किसके अंदर? IPC के अंदर, जो 2 साल के कम के लिए हो वो सारे ऑफेंस, और जो सेक्शंस हमको IPC के दिए गए वो। और यहाँ पर बोला है और एनी अदर लॉ, प्लीज़ आप इसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, एनी अदर लॉ, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट एक क्रिमिनल एक्ट है, बट यहाँ पर सेक्शन 3 कहता है एनी अदर लॉ, तो इसके अंदर सिविल लॉ भी आ सकता है। कैसे आएगा वो हम सेक्शन 5 के अंदर पढ़ेंगे, जिससे मैं आपको क्लियर करूँगी कि यहाँ पर सिविल एक्ट कैसे आया। सो आगे, एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज़ प्रूफ अगेंस्ट हिम। प्रीवियस कन्विक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीवियस कन्विक्शन हो गया, क्योंकि ये लाइफ में हम एक बार ही मिलता है, अगर आपने पहले ही कोई ऑफेंस कर दिया है और वापस वो कोई और ऑफेंस करके आते हैं और चाहते हैं कि आपको इसका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट मिले, वो नहीं होगा, क्योंकि आपके पहले ही आपने एक ऑफेंस किया जिसके लिए आप कन्विक्टेड हो चुके हैं, तो ये एक रिपीटेड ऑफेंस माना जाएगा और एक प्रीवियस कन्विक्शन के लिए बेस पे आपको प्रोबेशन ऑफेंडर का एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज़ द ओपिनियन दैट, कोर्ट की ओपिनियन होगी कि द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ ऑफेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर। कोर्ट देखेगी कि कैसा ऑफेंस था, ऑफेंडर का कैरेक्टर कैसा है, क्या वो रिपीटेड ऑफेंस करने वाला ही है, उसका काम ही यही है, या ये उससे फर्स्ट टाइम हुआ है, ऑफेंस का नेचर कैसा हो था। इसके बेस पर कोर्ट अपनी ओपिनियन के बेस पे द कोर्ट में, यहाँ वर्ड लिखा है मे, शैल नहीं है, मे है यहाँ पर, तो यहाँ मे कह रहा है कि मे मीन्स होता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ कोर्ट। कोर्ट चाहे तो उसको इम्प्रिजमेंट में डाल सकती है, जेल भेज सकती है, और चाहे तो उसको सेक्शन 3 का बेनिफिट दे सकती है। इंस्टेंस ऑफ सेंटेंसिंग हिम एनी पनिशमेंट फॉर द रिलीजिंग हिम ऑन अ प्रोबेशन ऑफ अ गुड कंडक्ट अंडर सेक्शन 4, रिलीज़ हिम आफ्टर अ ड्यू एडमोनिश, ना ही उसको सेक्शन 4 का बेनिफिट देगी, उसके बजाय क्या कर देगी, सेक्शन 3 का बेनिफिट दे के डांट फटकार के उसको छोड़ देगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन कहता है प्रीवियस कन्विक्शन मीन्स एनी प्रीवियस ऑर्डर मेड अगेंस्ट अ पर्सन अंडर सेक्शन 3 और 4। अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट पहले कोई ऑर्डर पास कर दिया गया था सेक्शन 3 का या सेक्शन 4 का, वो उस पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, उसका प्रीवियस कन्विक्शन माना जाएगा, इसलिए उसको फिर वो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये
इंट्रोडक्शन और सेक्शन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट है इसके रिगार्डिंग, जो इंटरलिंक कर रहे हैं आप किसी और एक्ट के लेके और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उसमें भी ये बात की गई है, इसमें भी ये बात की, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक मेरा क्वेश्चन है आपको, अंडर सेक्शन 3 कन्विक्टेड पर्सन रिलीज ऑन बॉन्ड और बेल, तो ये क्या है? बॉन्ड पे रिलीज़ किया गया है और बेल पे। तो ये कहता है इन सेक्शन 3 देयर इज़ नो कन्विक्टेड पर्सन रिलीज ऑन बॉन्ड और बेल बिकॉज इन दिस सेक्शन कोड डज नॉट ऑर्डर और ग्रांट एनी बॉन्ड और बेल। द कन्विक्टेड पर्सन ओनली रिलीज ऑन एडमॉनिश, सिर्फ और सिर्फ उसको एडमॉनिश